जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सी टेट 2026 CDP। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 है। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर का लिया हूँ मैंने आज 15 दिसंबर 2024 का। तो आप लोगों को पता चलेगा अपना आकलन कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा कर रहा है? चलिए भाई बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, प्रीवियस ईयर तो पढ़ा होगा ना। क्या है राइट आंसर? बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा? अब क्यों होगा, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। समृद्ध वातावरण शैक्षिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में सुधार ला सकता है, जिसका तात्पर्य विकास पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से है और सीधे आनुवांशिक बनाम पर्यावरण की बहस से संबंधित होता है, जो इस बात पर चर्चा करता है कि क्या आनुवांशिक कारक, आनुवांशिकता या बाहरी परिस्थितियों पर्यावरण विकास की आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए क्या कह रहा भाई आपका? ए, जब हम बचपन को एक से ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। अब कारण आर क्या कह रहा भाई? बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब भाई नीचे कूट दिए गए हैं, आप कूट को पढ़ लीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। अरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अरे कमेंट करके बताओ क्या है भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का। बताइए बताइए। अरे क्या होगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब क्यों भाई? ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर भाई ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? चलिए भाई, नहीं के ऊपर में ध्यान देना है, कौन सा कारक नहीं है, गड़बड़ नहीं करना है आप लोग। क्या होगा? गतिविधि, जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण या संतुलीकरण। तो बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इस राइट आंसर, सांस्कृतिक उपकरण। ओके, नहीं के बारे में पूछा था। ओके, इसीलिए है आपका सांस्कृतिक उपकरण, बाकी के सारे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन एक क्या कह रहा भाई? जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से अनुवांशिकता पर ही निर्भर होती है। क्या ये बात ठीक है? सिर्फ अनुवांशिकता के ऊपर ही निर्भर होती है क्या? अब कारण आर क्या कह रहा है? विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। अब सही कथन या कूट का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दोनों की दोनों गलत कथन है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं अनुभव करते हैं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे और रिक्त स्थान का सहारा लेते हैं या किसका सहारा लेते हैं? क्या वह असंतुलन अनुकूलन का सहारा लेते हैं, असंगत अनुकूलन का सहारा लेते हैं, असंतुलन आंतरिकीकरण का सहारा लेते हैं, असंगति या आंतरिकीकरण का सहारा लेते हैं? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? बताइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वह असंतुलन और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। जहां प्याजे बच्चों को देखते हैं वहीं वाइगोस्की बच्चों को रिक्त स्थान देखते हैं। चलिए भाई, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। अरे, विचारों की सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। क्या बात ठीक लग रही है? नहीं भाई, बात तो गड़बड़ लग रही है। विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं, ये बात तो ठीक लग रही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा भाई आपका?
विचारों की निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। गड़बड़ है बात। विचारों की निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय कर्ता के रूप में। तो बताओ भाई क्या होगा गुरुजी लोग, राइट आंसर क्या होगा? जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वाइगोस्की बच्चों को रिक्त स्थान में देखते हैं। किस में देखते हैं भाई? आप लोगों ने सारे ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, मुझे राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे भाई वाइगोस्की बच्चों को विचारों की सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, किसके लिए? सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का क्या आधार है? चलिए भाई, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया के अंतर्निहित तर्क सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए भाई क्या होगा? तर्क का सही विकल्प चुनिए। क्या होगा इसका सही विकल्प? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई क्या है राइट आंसर में? व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका बी व सी दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके। किसके बारे में पूछ रहा है? संज्ञानात्मक विकास के तरीकों के बारे में पूछ रहा है। ये ध्यान से पढ़ के सही उत्तर लगाना है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, क्या ये इसके बारे में कह रहा है? पर्यावरण के अनुकूल ढांचा सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व द्वारा या द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। तो बताओ भाई, पीवीआई से क्वेश्चन है ये, आपका प्रीवियस ईयर का, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। क्या कह रहे हैं लीव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्या तरीके होंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सही है कि नहीं है? बताओ बताओ। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति में मदद, किसमें मदद? प्रगति में मदद करने में रिक्त स्थान की आवश्यक भूमिका होती है। भाई किसकी आवश्यक भूमिका होती है? भौतिक पर्यावरण की, अधिक जानकार अन्य लोगों की, परिपक्वता की, सकारात्मक शुद्धिकरण की। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। अरे अधिक जानकार या अन्य लोगों की, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हर्बर्ट गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि, चलिए भाई बुद्धि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, केवल आनुवांशिकता के प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। क्या बात तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुख्य रूप से याद करना, रट्टे लगाना, रटने के बारे में होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? हर्बर्ट गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि, क्या है बुद्धि? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है ना, मल्टीपल टाइप की बुद्धि होती है कि नहीं होती है? तो वही आपसे पूछा था, अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मजा आ रहा है क्लास में? एंजॉय लो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील शिक्षा क्या है भाई बताओ? अरे शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन में रट्टा मारने पर बल देता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुशासन, रट्टा मारना, बल देना, सारे के सारे राक्षस इसी में लगा दिए हैं। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर बल देता है। भाई ये तो ठीक लग रहा है। ओके, अब तीसरा क्या कह रहा है पढ़ते हैं चलो। शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर बल देती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों ये। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर बल देता है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा? शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर बल देता है। पॉजिटिव मिल गया, क्योंकि किसके बारे में? छात्र केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, इसीलिए होगा ये। किसके बारे में कह रहा है? छात्र केंद्रित। समझ में आ गया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन। माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियां प्रायः चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी होती रहती है। हो सकती है। अब भाई कथन आर क्या कह रहा है? अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं। अब भाई नीचे कूट दिया गया है, राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए भाई, पीवाई से क्वेश्चन है ये, गलत नहीं करना है। बताओ क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4, दोनों की दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए मूल्यांकन? मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? गतिशील या प्रमाणिक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ या मानकीकृत होनी चाहिए, गतिशील या मानकीकृत होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ या प्रमाणिक होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों क्या होगा भाई गुरुदेव लोग? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे गतिशील और प्रमाणिक होनी चाहिए ना मित्रों। भाई कब का क्वेश्चन है? 15 दिसंबर 2024 का है, ध्यान रखना, आज इसी से क्वेश्चन लाया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। भाई अभी कथन क्या कह रहा है? ए, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अब आर भाई क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। अब सही विकल्प का चयन कीजिए। बताओ भाई, नीचे कूट दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ में आया? अरे आर भाई ए भाई की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? कौन सा कौशल विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1, एक है स्तनपायी की परिभाषा। क्या एक स्तनपायी की परिभाषा देने से काम चल जाएगा? ये विश्लेषणात्मक कौशल हो जाएगा क्या? स्तनधारियों के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए ऐसे अनुकूलित किया है, क्या इसके बारे में बताना है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए। चलिए भाई, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 3 एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है, विश्लेषण करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आया? पसंद आई तो क्लास लाइक मारो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। क्या है भाई? अभी कथन क्या है? एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। अब आर क्या कह रहा है? समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर बल देती है। अब सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? बताइए मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या है इसका राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4, दोनों के दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे ही अधिगम अक्षम छात्रों की अपेक्षा अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 अक्षमता से बल हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना से सही नहीं है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है।
अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर बल दिया गया है। अक्षम लोगों की सही पहचान और नामनीकरण में वादक है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। समझ में आया आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? भाई जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते हैं उनके बारे में तकनीक उपकरणों के उदाहरण के बारे में पूछा है। चलिए भाई, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल लिपि के द्वारा, वाक पहचान सॉफ्टवेयर भाषण के पाठ के द्वारा, संकेत भाषा के प्रयोग के द्वारा। तो नीचे इसके कोड दिए गए हैं प्यारे साथियों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण के द्वारा ये ठीक होगा, ब्रेल लिपि के द्वारा ये भी ठीक होगा। क्यों भाई, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो होती है ना। हाउ मेनी डॉट्स? 6 डॉट। और क्या है? वाक पहचान सॉफ्टवेयर के द्वारा। ओके, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों की तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ऑप्शन नंबर 1, दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? भाई ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समावेशन का समर्थन करने के लिए उपयुक्त माना गया है, किसको माना गया है? ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा के प्रयोग को करना चाहिए। देखिए पॉजिटिव आपको मिल गया, सुसंगत, यस, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? किसके बारे में पूछा भाई? प्रतिभाशाली और रचनात्मक। ठीक है भाई, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखा जाए, ये बात तो ठीक है। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्रदान करें। भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता प्रदान करें। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 1 होगा। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी को बनाए रखा जाए, जिससे इनको मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा हो, नई नई चीज़ों को सीखने में और उनको इंटरेस्ट अच्छा जागता रहे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षाओं में छात्रों की असफलता ओके से शिक्षिकाओं या शिक्षक को किस प्रकार निपटना चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी निपटना है दोस्तों। ढंग से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या होगा इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, सही लग रहा है। अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के लिए, बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके, छात्रों की जाति की पहचान करके, उनके माता पिता के घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कह करके। ये नहीं करना दोस्तों, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बताइए, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, पी वाई क्वेश्चन है ये। क्या होगा 21 का राइट आंसर? अरे भाई, आपको अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि भाई मेरे बच्चे क्यों असफल हो गए, कहाँ कमी रह गई। जो कमी रह गई है उसको पूरा करके सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंदर में शामिल करते हुए सबको अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान करनी है, नहीं करनी है? मेरे सारे के सारे गुरुदेव और गुरुदेवियाँ ये काम करेंगे। करोगे ना आप लोग? प्रॉमिस? क्वेश्चन नंबर 23, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने के लिए में कैसे सहायता प्रदान कर सकता है? भाई उनको मैनिपुलेट करना है। ऑप्शन नंबर 1,
छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करना। कैसे काम चल जाएगा आप लोगों का? सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अरे, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। यहीं पे तो छुपा है आंसर, प्रोत्साहित। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन ए क्या कह रहा है भाई? एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में या कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। आप लोग भी ऐसे ही करोगे ना? आर क्या कह रहा है? समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों के कैसे और क्या सीखना चाहिए। क्या ये बात ठीक लग रही है? मामला कहीं तो गड़बड़ है। क्यों भाई, गड़बड़ है ना? तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? बताइए क्या है राइट आंसर? पी वाई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अरे ए भाई तो ठीक है, परंतु आर भैया गलत मामला कर रहे हैं। तो थर्ड आंसर इज राइट होगा आपका। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों चिंतन के को प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच को बढ़ावा देना चाहिए। अब भाई किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? चलिए भाई ऑप्शन पढ़ते हैं। विश्वास, दृढ़ता, पारस्परिक, कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी, साधन अंतः विश्लेषण अभिसारी, मौखिकरण सादृश्यात्मक। तो बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। कार्यात्मक स्थिरता एवं अपसारी चिंतन। ओके, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अन्वेषण अधिगम में छात्र। अन्वेषण यानी क्या कर रहा है भाई? खोजबीन। ठीक है। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई चीजें खोज सकते हैं। पूर्व अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्व अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। तो बताओ दोस्तों अन्वेषण अधिगम से क्या होगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर वन होगा दोस्तों। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? चलिए भाई, दोहराव की, अधिसंज्ञान की, आलंबन की, स्मृति सहायक विधियां। तो बताओ दोस्तों क्या होगा 27 का राइट आंसर? बताइए शिक्षक शिक्षिकाओं। अरे वह अधिसंज्ञान की ही तो कोशिश कर रहा है ना, अधिसंज्ञान का ही तो उपयोग कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। भाई पी वाई क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी जगहों से कई बार। क्वेश्चन नंबर 28, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर वन, भावनाएं कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए भाई ऑप्शन नंबर टू क्या कह रहा है? भावनाएं जानकारी की कुशल पुनः प्राप्ति में मदद करती हैं लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती हैं। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों आपका? भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इसके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर फोर क्या कह रहा है दोस्तों? अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण करती है। ये तो बात ठीक है, हालांकि इसके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, मिलेगा आप लोगों को रिपीटेड होकर के। ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होगा, आपको इस बार फिर मिलेगा। ये ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सॉल्यूशन करना है, नहीं तो हाथ से बात निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा, भाई आंतरिक अभिप्रेरणा प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? चलो भाई, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर के, नकारात्मक पुनर्बलन देकर के, इनाम और पुरस्कार देकर के, सीखने का आनंद पैदा करके। चलिए भाई, तो क्या होगा 29 का राइट आंसर? भाई साफ साफ दिख रहा है, आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अरे सीखने में, इंजॉय, एंटरटेनमेंट, आनंद पैदा करके। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आप लोग भी तो इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के साथ ही तो सीखते हो ना, तो बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, जो आपका इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन कर रहा है? चलिए भाई, पढ़ते हैं ऑप्शन। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अन्यन है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे से के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो बताइए दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को। आप इस क्वेश्चन में फंसोगे। क्या कह रहा है भाई? दोबारा पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा तो। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन क्या है, बताओ। अरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 ही तो होगा ना इसका। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतः क्रिया करती हैं, संबंधित हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखो कहां से कहां ला करके ऑप्शन डाला गया है आप लोगों को ना भ्रमित करने के लिए। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला प्रैक्टिस सेशन आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो आई होप यू आप लोगों को सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। जाकर के पहले वाले 15 प्रैक्टिस सेट्स को अपना एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। 30 में से 30 नंबर मिलेंगे, एक बार रिवाइज करो जल्दी जल्दी से। तो ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाइए और अपने सर के लिए, गुरु के लिए एक गुरु रक्षण समझ के लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।